सर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के एंड में कहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं? और क्या ट्रिपल एम से फॉरेन इंटर्नशिप क्रैक करना पॉसिबल है? कॉलेज से मतलब रैगिंग के चलते निकलने नहीं दे रहे थे। फिर जब आया मौका तो लॉकडाउन लग गया और फिर जब लॉकडाउन खुला फाइनल ईयर में तो उस टाइम पे कुछ ऑप्शन ही नहीं सर था। गेट के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? और अगर आप जूनियर पे एक रोड मैप देना चाहें गेट के लिए तो क्या है? मैंने कुछ भी मटेरियल यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, फिर क्वेश्चन लग रहे हैं, नहीं फिर नहीं लग रहे हैं तो फिर दूसरा लेक्चर्स देख रहा हूँ। फिर तो बुक्स बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट है। सब कॉलेज में किसी सोसाइटी या सेल में थे या रिकमेंड करते हैं बच्चों को? हेलो गाइस, नेक्स्ट जेन भारत प्रेजेंट्स कॉलेज डायरीज। आज के गेस्ट हैं हमारे नोटेबल एलुमनाई रिस्पेक्टेड सीनियर अमित कुमार सर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच of batch 2022. He has secured an All India rank of 49 in GATE in his final year. He is currently an A in ONGC. तो आज हम जानेंगे उनके कॉलेज से PSU तक का सफर। थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर। थैंक यू सो मच। सर आपने स्कूलिंग कहाँ से की और आपने इलेक्ट्रिकल क्यों चूज किया और ट्रिपल एम यूटी ही क्यों चूज किया? देखो सबसे पहले माय नेम इज़ अमित कुमार एंड आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो वाराणसी से हुई है। मतलब हाई स्कूल के बाद तो मैं यहाँ पे आ गया था। इससे पहले मैं सोनभद्र में रहता था, वहाँ जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे। फिर वहाँ से हम शिफ्ट हुए बनारस में, मेरा इंटरमीडिएट वहाँ से हुआ। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, क्योंकि मैंने जेईई की प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ़ बोर्ड का ओरिएंटेड था। मेरा ऐसा स्कूल था, सिर्फ़ बोर्ड स्पेसिफिक ही पढ़ता था मैं। तो उस टाइम ना ट्रिपल एम में मालवीय एंट्रेंस टेस्ट होता था, अभी तो जेईई से एडमिशन हो रहा है। उस टाइम मालवीय एंट्रेंस टेस्ट होता था, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। और दूसरे कुछ सिंस मेरा 12th में परसेंटेज ठीक-ठाक था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस क्रैक था, वो सब बीएसएस का ऑप्शन थे। इंजीनियरिंग में सिर्फ मेरे पास एक अच्छा कॉलेज था, जो स्टेट में, वो ट्रिपल एम, बाकी मेरा जेईई में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। तो क्या होता है जैसे घर सर में आपने सबको ड्रॉप रिलेटिव्स लेने का को। नहीं सोचा? हाँ, आया था, ख़्याल आया था, लेकिन चूँकि उतना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था हमारे घर में, तो मैंने सोचा, क्योंकि मुझे बहुत पहले से था कि मुझे पीएसयू में जाना है, तो मैंने कुछ सीनियर्स जो थे उस टाइम ट्रिपल एम, मैंने उनसे पूछा तो बोले, "हाँ, गेट की स्पेसिफिक रहोगे तो ट्रिपल एम सही रहेगा। अगर प्लेसमेंट के हिसाब से सोचोगे तो उस टाइम प्लेसमेंट ट्रिपल एम में उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे प्लेसमेंट चाहिए भी नहीं था वैसे ही। मुझे कोर इंडस्ट्रीज़ में ही जाना था, तो फिर मैं इसलिए ट्रिपल एम को ऑप्ट किया। इसलिए मेरा मतलब ड्रॉप लेके प्लान करने का जेईई का ऐसा कुछ नहीं है। तो सर जैसे आप आईआईटी में भी जाके या फिर किसी अच्छे कॉलेज में भी जाके ड्रॉप लेने के बाद गेट की तैयारी कर सकते हैं, तो फिर मतलब क्यों गेट की मतलब? तैयारी जब फाइनल ईयर में होगा तो मैं फिर क्यों जाऊँगा? नहीं सर, जैसे आप कह रहे हैं कि गेट ही करना था तो फिर क्यों ड्रॉप लेना? हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो सर मतलब फिर तो किसी भी गेट में तो ऐसा है नहीं कि आईआईटीज़ वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगा एनआईटी, उसमें हाँ तो सर। तुम्हारा नॉलेज मैटर करेगा। तो हाँ सर, बट इसलिए आपने ये नहीं सोचा कि अच्छा कॉलेज रहेगा तो कॉलेज लाइफ बढ़िया रहेगी? बहुत बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, तो सबसे पहले तो तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है ना, तो उसमें वो भी चीज़ें आई थी। तो प्रिपरेशन के लिए इतना नहीं था कि हाँ, जेईई में जाना है और आईआईटीज़ में जाना है। ये था कि गेट लिखना है तो गेट तो किसी भी कॉलेज से जाओ, बस अब ये है कि उस कॉलेज में अच्छा परफ़ॉर्म है, टेक्निकल नॉलेज गेन करना पड़ेगा अच्छा, सेल्फ सफिशिएंसी, तो इसलिए मैं नहीं सर आपका कॉलेज डे 1 कैसा था? आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, रियलिटी में क्या हुआ? काफ़ी डिफरेंस था भाई उसमें, तो काफ़ी मैं सोचा कहाँ आ गया। थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या होगा, प्लस रैगिंग भी बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रहा था। हमारे टाइम पे तो इतना रिस्ट्रिक्शंस होता था, अभी पता नहीं क्या सिचुएशन। तो उस टाइम तो प्लान नहीं था, लेकिन मेरे फर्स्ट ईयर में मतलब काफ़ी सही लगा। मतलब धीरे-धीरे समय बीते ना, बॉन्डिंग हुई, हॉस्टल में रहते थे लोग। इनफैक्ट सीनियर भी फ्रेंडली हो गए, धीरे-धीरे काफ़ी सही हो गया मतलब। फर्स्ट ईयर तो काफ़ी एन्जॉय किया, मैं इवन सजेस्ट भी करता हूँ जितने जूनियर्स हैं। फर्स्ट ईयर तो प्रॉपर एन्जॉय करो, इतना पढ़ाई का लोड नहीं, जितना क्लासेस है, नोट्स उतना पढ़, बाकी एक्सप्लोर करो, ज़्यादा अच्छा है। सर आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? मतलब सब लोग पढ़ने वाले थे या फिर मौज-मस्ती भी होती थी? दोनों टाइप के लोग थे, लेकिन धीरे-धीरे जैसे कोविड के बाद मैं जब गया ना, तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो बहुत ही कम हो गया था। उस वो भी लोग भी वही थे जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी भी काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग हैं, मतलब सब सेटल्ड हैं, अच्छे-अच्छे एमपीएस में। तो वो सब पढ़ने ही वाले थे मोस्ट ऑफ दी, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के इयर्स में हम लोग काफ़ी मतलब सारे थे, सभी मिलके थे। होता है ना, पाथवेज़ अलग-अलग हो जाते हैं, किसी का अपना अच्छा। पाथवे हो जाता है, तो धीरे-धीरे अलग हो गए। लेकिन अभी टच में तो सब लोग हैं सब। तो सर कॉलेज में हॉस्टल के अलावा ज़्यादा टाइम आप कहाँ स्पेंड करते थे?
लाइक पीएमसी, एमपीएच, कैफेटेरिया या फिर स्टेडियम? स्टेडियम सुबह जाता था मैं, बट रात में तो यार आईटीआरसी ही जाता था। सर आपके टाइम पे आईटीआरसी 24/7 था या फिर 9 बजे तक ही था? 24/7 था, 24/7 लाइब्रेरी था रात तक, रात में 8 बजे तक। तो लाइव सुबह में लाइब्रेरी, रात में आईटीआरसी। इसलिए भी था ना, कॉलेज में मतलब हॉस्टल में एसी अवेलेबल नहीं है, वहाँ एसी था। चले जाओ 3 बजे बाद आते थे, 3-4 बजे। अभी सर अभी 24/7 नहीं है क्या? नहीं सर, 9 बजे तक हो गया। करवाओ यार, तुम लोग हाँ थोड़ा सर, हम यूनियन लोग में बात तो। करते पर वो लोग कहते हैं कि अब कोई आके सो जाता है रात को यहीं पे, तो इसलिए वो लोग नहीं ओपन करते हैं। सुनते तो नहीं है, मतलब कुछ लोग सोचते हैं यार, मैक्सिमम तो पढ़ते रहते थे यार वहाँ पे इस टाइम। ऐसा ही एक्सक्यूज़ है बस। हाँ सर, भाई तो सर अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जो कि एकेडमिक्स। सर मैंने स्टूडेंट्स आर स्केप्टिकल कि गेट करना चाहिए या कोडिंग, तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कि गेट ही करना, सर कब डिसाइड क्योंकि किया? मैंने 12th में कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था Yes. एज़ ए ऑप्शनल 12th में, तो मुझे कोडिंग का काफ़ी अच्छा खासा आइडिया था। इवन फर्स्ट ईयर में जो कोडिंग का जो सब्जेक्ट होता है ना, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इन Yes, कुछ सी था, प्रोग्रामिंग। या लेट अस सी, हाँ, लेट अस सी ऐसा जो बुक फॉलो करते हैं। तो उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। ऐसा नहीं कोडिंग मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिकल की तरफ ज़्यादा ही था, इसलिए मैंने ऑप्ट किया कि कोडिंग नहीं करना। करना भी है तो एकदम मतलब प्लेसमेंट जैसे अपने कॉलेज में तो इतनी अच्छी कंपनीज़ आती नहीं थी उस टाइम तो अच्छे से कम्पीट करना पड़ेगा ऑफ कैंपस के। 2 में से एक ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा। अगर दोनों साथ में चलेंगे तो काफ़ी मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता, लोग करते भी होंगे, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता, इसलिए मेरा ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिकल की तरफ ज़्यादा था, तो मैंने कोडिंग ड्रॉप कर दी। ऐसा नहीं था, कोडिंग मुझे आती भी थी, ठीक से आता फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस भी ठीक था मेरा, लेकिन चूँकि मेरा इलेक्ट्रिकल में और गेट भी करना था मुझे शुरू से इतना क्लियर, तो मैं इधर तरफ ऑप्ट किया। सर गेट के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, और अगर आप जूनियर पे एक रोड मैप देना चाहें गेट के लिए तो वो क्या रहेगी? मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ा पहले तो काफ़ी ब्लर विज़न था मेरा। मैं कुछ भी मटेरियल यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, फिर क्वेश्चन लग रहे हैं, नहीं फिर नहीं लग रहे हैं तो फिर दूसरा लेक्चर्स देख रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन, और ना ही मेडिजी को ये सब जो पॉपुलर कोचिंग है, इस अकेडमी को उतने ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल थे। तो सेकंड ईयर में मैं पढ़ना भले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इफेक्टिव मेरा थर्ड ईयर से ही होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा जूनियर्स जितने भी, अगर गेट प्रिपरेशन करना है तो कोई भी एक अपनी एक स्टैंडर्ड कोचिंग लो, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पॉपुलर को ही लो, उसके मटेरियल्स फॉलो करो। थर्ड ईयर से मैं जब कोविड जब हो गया था, तो लॉकडाउन हुआ था, तो मैं घर पे यही किया था, लेक्चर लिया, प्रॉपर सब्जेक्ट एक-एक करके धीरे-धीरे खत्म करो। अगर एक साथ देखोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल का खासकर। पहले सब्जेक्ट लो, 1 महीने लो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अगर लग रहे हैं तो वेल एंड गुड, कोचिंग अच्छा है और आगे पढ़ो। नहीं लग रहा है तो फिर मेबी तुम अपना स्ट्रैटेजी बदलो। तो मेरा ऐसे ही था, पहला सब्जेक्ट लगाया नेटवर्क सबसे बेसिक, फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाए, लग रहे थे मेरे से, मैंने आगे बढ़ा। फिर मशीन्स, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेप बाय स्टेप चलते चलो। अगर तुम मोनोटोनस हो जाता है तो 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल में लेके चलते हो। मैं एक ही सब्जेक्ट लेके चला था, क्योंकि मेरे लिए मोनोटोनस ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। तो अगर तुम 1-1 महीने में 1 सब्जेक्ट भी खत्म करते हो, 12 सब्जेक्ट्स 12 महीने, 1 साल में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मेरे केस में हुआ था, थर्ड ईयर में पूरा हो गया। फिर फाइनल ईयर में जाओगे, तुम्हारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 1 साल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉलेज की भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं मान के चलता हूँ 12 ना लेके 15 महीने में होता है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर तुम्हारा लगा हुआ है, फिर सारा रिवाइज़ करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टेस्ट सीरीज़ दो। दिस इज़ इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बुक्स फॉलो करने की बात है, तो बुक्स बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट है। हमें सेग्रीगेट करने में ही इतना टाइम निकल जाएगा, और कॉलेज मैनेज करना भी है, उसमें भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है, वाइवा है, प्रैक्टिकल्स है, तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए बुक का तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सर बिसाइड गेट मैटलैब या सामो लैंग्वेज सीखना चाहिए? अगर तुम्हें रिसर्च इंडस्ट्रीज़ में जाना है तो, जैसे अगर अगर नहीं भी जाना, अगर मान लो जाना भी हुआ है, तो वहाँ पे सिखा देते हैं लोग। तो अभी स्पेसिफ़िक अगर तुम्हें यही है कि गेट में रैंक लाके तुम्हें अच्छी जॉब पानी है या आईआईटीज़ में जाना है, तो मैं तो ये करूँगा, टाइम मिले तो सीख लो। अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि तुम नींदें अपनी कुर्बान करके तुम वो सीख रहे हो, तो इतना ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जब जैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, कंपनी सिखाती है, इन्वेस्ट करती है, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजती है। इवन डीआरडीओ जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी मेरे दोस्त लोग हैं, पीएआरसी में भी लोग हैं, तो वहाँ पे सिखा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं आएगा तो, हाँ, अगर आता है तो इंटरव्यू में एज मिलता है। सर इंटरव्यू में सीजी मैटर करती है? बिल्कुल मैटर करता है। मेरा इनफैक्ट सीजीपीए ठीक था, इसीलिए मुझे इंटरव्यू में मतलब काफ़ी, सीजीपीए ठीक रहेगा तो ऐसा भी है कि तुम्हें इसका डिसएडवांटेज भी होता है। अगर ठीक-ठाक सीजीपीए रहेगा तो क्वेश्चन्स भी डेप्थ में पूछेंगे। अगर नहीं आता तो इसका मतलब तुम सीधे रट के ले आए हो। तो मैटर करती है, लेकिन कुछ हद तक। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही मैटर नहीं करती और ऐसा करती है बहुत मैटर है। दोनों में नहीं, थोड़ा मध्यम मार्ग ऐसा चुन लो कि हाँ, थोड़ा बहुत 8 के अबव 8 के आस-पास रखो, वेल एंड गुड। ऐसा नहीं कि 9.5 रखोगे तभी अच्छा है। मतलब डिसेंट रहे। अगर मान लो 6 के बिलो चला गया,
6.5 के बिलो चला गया, तो वो लोग पूछेंगे क्यों इतना कम रहा? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो देखते हैं। 10th का, 12th का, इंटरव्यू में ये सब मैटर करता है। तो थोड़ा अगर आप जा रहे हो, तो थोड़ा देख के मतलब खासकर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। सर अगर मान लीजिए गेट 26 के लिए अभी से कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर तो सर टाइम कम है, तो सर आप कौन से टॉपिक सजेस्ट करेंगे कि पहले ये करना चाहिए? देखो मैं टॉपिक्स जो नहीं पढ़ने वो मैं सजेस्ट कर देता हूँ। ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ा टफ सब्जेक्ट पड़ जाता है, उसमें क्वेश्चंस भी कम आते हैं, मेजरमेंट में क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन मेजरमेंट में इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे तो उसको बाद में पढ़ा जा सकता है। मेजरमेंट हो गया, ईएमएफटी हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि इसी का सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट्स है, काफी टाइम टेकिंग भी रहता है, तो इसको स्किप कर सकते हो। बाकी 7-8 सब्जेक्ट जो बचे ना, उसको आप लोग मतलब इंजीनियरिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड ये सब तो फर्स्ट ईयर से ही हुआ रहता है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके किया जा सकता है। बाकी नेटवर्क, कंट्रोल, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो मस्ट है, क्योंकि 50-60 नंबर तो यहीं तुम्हारे जाएँगे। इवन 70 तक पहुँच जाएगा। बाकी जो 20 नंबर है ना, उसको तुम सैक्रिफाइस कर सकते हो। इसमें 70 नंबर में कमांड बना लो तो रैंक ठीक-ठाक आ सर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के एंड में कहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं? और क्या ट्रिपल एम से फर्दर इंटर्नशिप्स क्रैक करना पॉसिबल है? यार मैंने तो अप्लाई किया था, इवन टेस्ला तक मैंने दिया था, लेकिन नहीं हुआ था। इवन आईआईटी रुड़की में भी था, नहीं हुआ था उसमें मेरा। फिर जब कोविड लॉकडाउन लग गया तो फिर ऐसा कुछ था नहीं कि ऑफलाइन इंटर्नशिप करना है, तो ऑनलाइन हमने ऐसे ही फर्जी ही था वो, ऐसा कुछ था भी नहीं। तो इसका इंटर्नशिप का आइडिया ज़्यादा तो मुझे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ मेरे दोस्त लोग थे जो अ, डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स है ना शायद गोरखपुर में, इंडियन रेलवेज़ का। यस सर, नहीं आते Yes, थे। वहाँ से कुछ लोग किए थे, और इवन एनटीपीसी है जो सोनभद्र में, वहाँ से अप्रोच कर सकते हो। अगर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, बाकी आईटी सेक्टर का मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मुझमें इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं उसका आइडिया नहीं पता। मैं सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज़ का बता सकता हूँ। बाकी एनटीपीसी है वो करवा सकते हैं, और इवन जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वहाँ पे जब आप करेंगे तो गोरखपुर में, इवन गोरखपुर रीजन में ट्रिपल एम का थोड़ा अच्छा नाम है, तो अगर आप जाएँगे वहाँ, तो लोग किए हैं वहाँ से, तो अच्छा है, वहाँ से कर सकते, क्योंकि एक इंटर्नशिप रहना ज़रूरी है। मेरे टाइम पे तो एक्सक्यूज़ था कोविड लॉकडाउन में, सर मैं नहीं जा पाया। लेकिन अब इंटरव्यू में जाओगे तो ज़रूर पूछेंगे, और ये खास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो ज़रूर मैटर करता है कि थोड़ा प्री इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र रहेगा ना, तो क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ही बेसिक रहेगा क्वेश्चन। इवन जैसे मैं अगर सपोज़ करो, अगर मैं किसी एनटीपीसी प्लांट में गया होता, ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में नेम प्लेट रेटिंग में क्या-क्या रहता है, ये बता दो बस। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछेंगे, नेम प्लेट सेटिंग में क्या-क्या रहता है। तो अब जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो वो सब चीज़ें मतलब इंडस्ट्री में मैटर करता है, इसलिए थोड़ा भले उतना एक्सपोज़र मतलब उतना बहुत बड़ी इंडस्ट्री में करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा कर लो। तो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जो कि फन, मेमोरीज और मस्ती। तो सर आपकी ऐसी कोई मेमोरी हो या जो आपने कॉलेज में कोई कांड किया हो जिसको आप अभी भी सोच के हंसते हैं? यार काम है, कांड तो ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। फर्स्ट ईयर में इतना रिस्ट्रिक्शन था कि पूछो मत। कॉलेज से मतलब रैगिंग के चलते निकलने नहीं देते थे। फिर जब आया मौका तो लॉकडाउन लग गया, और फिर जब लॉकडाउन खुला तो फाइनल ईयर में थे, उस टाइम पे कुछ ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, लेकिन जो सर्कल था हमारा, मतलब एमपीएच में, कैफेटेरिया में, या जो स्टेडियम है, इवन लाइब्रेरी में, आईटीआरसी में, ये सब मोमेंट्स काफ़ी सही थे। मतलब उस टाइम तो लगता था कि जॉब मिल जाए, लाइफ सेट है। आज देख कर पलट के देखते तो वही मोमेंट बेस्ट है। इवन जो तुम लोग अभी लाइफ जी रहे हो ना, वो बेस्ट है। उसके बाद मतलब कुछ भी कर लो तुम, इवन आईएएस भी बन जाओगे ना, वो तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। कॉलेज वाला मोमेंट सबसे बेस्ट है। इवन जो अभी तुम्हारे हॉस्टल में जो तुम लोग ये सब कर रहे हो ना, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल यही रहेगा। तो सर आपका तो फर्स्ट ईयर ऑनलाइन ही था पूरा। नहीं, सर नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का कुछ। तो सर फर्स्ट आप ईयर पूरा ऑफलाइन था। सेकंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर है ना, वो भी ऑफलाइन था। फोर्थ सेमेस्टर से और लॉकडाउन लगा था 2020। तो सर आपका कोई किस्सा हो कि आपने जूनियर का इंटरैक्शन लिया हो या फिर अ, तो फिर रैगिंग टाइप्स? हाँ सर। नहीं, नहीं यार, मेरी रैगिंग हुई थी, मैं नहीं ले पाया था इसी वजह से, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। सर जैसे कई लोग स्ट्रगल करते हैं लड़कियों से बात करने में हुँ, और हुँ। नर्वस हो जाते हैं उनसे बात करते वक़्त। तो सर कोई आप टिप्स अगर देना चाहें उनको? यार नर्वस का तो मुझे कुछ पॉइंट नर्वस तभी हो जब तुम्हारे मन में यार ऐसा रहे कि इसको प्रपोज़ करना है। ऐसा मेरे में तो कभी था ही नहीं, तो अगर नॉर्मल तो बात किया ही जा सकता है। इवन मेरे अभी भी, तुम जैसे आगे-आगे प्रोफ़ेशनल करियर में जाओगे ना, बहुत सारी फीमेल कलीग्स रहेंगी। तो बेटर है कॉलेज में नर्वस हो भी रहे हो तो अप्रोच करो, पूछो उनसे, बातें करो नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम फ्यूचर देख रहे हो। नॉर्मल फ्रेंड्स भी है, तब मतलब बात करो, सीखो उसमें। भले नर्वसनेस है, थोड़ा नहीं बात कर पा रहे हो, ट्राई करो।
धीरे-धीरे चीज़ें सीख जाओगे। त वो हेल्प करेगा आगे जाके ना बहुत सारी मतलब हम अभी ट्रेनिंग में हम लोग गए थे ओजीसी में, तो वहाँ बता रहा था कि मतलब कॉलेज में लोग अवॉइड करते हैं, अवॉइड नहीं करना चाहिए। बात करो, फ्रेंड्स बनाओ। अगर कोई अच्छा पसंद आ गया तो हाँ, ट्राई करो फिर अच्छा और क्या कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ना ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। पर सर कई लड़के सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रपोज़ कर देंगे रिजेक्ट हो गया तो फिर जो भी बात चल रही है वो भी नहीं हो पाएगी आगे। हाँ यार, ये डर तो मुझे भी रहता है। मैं इसका सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता क्योंकि यार तुम्हारे जैसा मैं भी हूँ, तो मतलब मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता कि मतलब अगर प्रपोज़ हो जाए, उस लड़की को ऑफेंड हो जाए, फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, फिर तो वो नहीं बात करेगी, अब उसको मनाने के अलावा क्या कर सकते सर कॉलेज में आपका फेवरेट चिलिंग स्पॉट क्या था? जहाँ पे स्ट्रेस फ्री टाइम स्पेंड करते थे? स्ट्रेस फ्री टाइम यार स्टेडियम रहता था। स्टेडियम में जाओ, सुबह-सुबह वो रहता था और शाम में लाइब्रेरी के जो बाहर वाला स्पॉट है ना, वो वो अच्छा था, सबसे बेस्ट वही था। सर पीएमसी पे नहीं आप घूमते थे? पीएमसी यार पीएमसी लायक हम थे नहीं तो इसलिए कभी गए नहीं। मतलब जाते थे वहाँ लोग लेकिन वो पीएमसी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है ना, हमारे लिए थोड़ी है वो। सर आज आप कॉलेज लाइफ में ऐसी क्या चीज़ थी जो अभी मिस करते हैं और आप फिर से मतलब जीना चाहते हैं? कॉलेज यार मतलब जो दोस्ती होती है ना काफ़ी वो अनकंडीशनल होती है। मतलब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आओगे ना तो हर कोई तुम्हें अपना मतलब देखा जाए तुम्हारा बेनिफिट है या नहीं तुम्हारे साथ रहने से। इवन जाओगे अभी तो जैसे मैं हूँ तो अभी प्रमोशन का उतना नहीं है, धीरे-धीरे से करियर में जाएँगे ना इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब ऐसा हो चुका है। प्रमोशन-वमोशन सब मैटर करता है। तो लोग थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं। होता है ना कि अब टाइम पास कर रहे हैं कुछ भी बेफिज़ूल कॉलेज में, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा टाइम जा रहा है मेरा टाइम जा रहा है, ऐसा हम नहीं सोचते हैं उस टाइम। लेकिन अभी हम इस समय सोचेंगे कि मुझे किसके साथ रहना है, बॉस के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है, वो सब चीज़ें दिखती हैं। तो वो वाला मोमेंट है कि वैसे अनकंडीशनल दोस्त नहीं मिलते, अब के टाइम में। रेयर है मतलब मिल भी सकते हैं, लेकिन कॉलेज वाले दोस्त हमेशा स्पेशल रहेंगे क्योंकि तुमने देखा है बेरोज़गारी से तो सबसे अच्छा है ना कि जो बुरे वक़्त में देख लिया तुम्हें, बेरोज़गारी से देख रहे हो तुम तो। सर कॉलेज लाइफ का आपको कोई रिग्रेट है? या हाँ, थोड़ा ज़्यादा एन्जॉय करना चाहिए था मुझे। इवन सेकंड ईयर में जब तक लॉकडाउन नहीं था थोड़ा और ज़्यादा एन्जॉय करना चाहिए था। इवन फाइनल ईयर में भी हुआ था तो फर्स्ट ईयर पार्टी होती थी तो मैं जब फर्स्ट ईयर पार्टी हुआ ना तो उस टाइम मेरा 10-15 दिन मतलब होता है ना फरवरी में गेट था। तो 1 महीना जस्ट गेट के लिए बचा हुआ उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम पड़ गया मेरा जनवरी में। उस टाइम थोड़ा डिले हो गया था, जनवरी में ही हमारा गेट एग्ज़ाम हो गया था। तो मैं एकदम ही सब कुछ सैक्रिफ़ाई कर दिया कि भाई अब दोनों मैनेज करना मुश्किल है, तो पार्टी-वार्टी तो नहीं करना है। तो आज वो लगता है कि हाँ, थोड़ा ज़्यादा एन्जॉय करता है क्योंकि थोड़ा रैंक ज़्यादा खराब भी है तो कोई मैटर नहीं करता, जॉब तो लग ही जाती है वैसे भी, तो इतना मैटर नहीं करता। थोड़ा ज़्यादा एन्जॉय करना चाहिए, कॉलेज में एन्जॉय करना है क्योंकि बाद में तो सीरियस होना ही होना है। ऐसा भी नहीं कि एकदम एन्जॉय पढ़ाई अगर ठीक-ठाक चल रही है तो एन्जॉय करते रहो, दोस्तों के साथ मिलते रहो। मैं लास्ट मोमेंट में ना एकदम कट ऑफ हो गया था, मिला ही नहीं किसी को, वो वाला थोड़ा रिग्रेट रहा। सर प्रिपरेशन के दौरान अगर आपको सेल्फ डाउट आता था या फिर कॉन्फिडेंस कम होता था तो आप कैसे डील करते थे इससे? यार मतलब ये था कि एक फुल फ्लेज अटेम्प्ट तो देना ही था। मतलब एक होता है ना कि एक बार आप मान लो सपोज़ करो मेरा प्लान ये था गेट में रैंक नहीं भी आई। इवन मैंने बहुत सारे अपने सीनियर से भी पूछा था, मैंने रिलेटिव से पूछा, बोले एक बार ऑनेस्ट अटेम्प्ट तो दो। नहीं आया तो फिर अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना। दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? प्लेसमेंट से उतना दिख नहीं रहा था क्योंकि कोविड में तो ऑलरेडी प्लेसमेंट अच्छे-अच्छे कॉलेजेस के नहीं हो रहे थे, वरना क्या ही था स्कोप था। तो फिर मैं सोचा मेरा प्लान ये था कि एक बार ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो, पूरा फुल टाइम देके दो। हुआ, हुआ, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं सोचूँगा आगे क्या करना है। लेकिन जब क्या हुआ था ना मैं टेस्ट सीरीज़ जब देने लगा था, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा प्रिपरेशन ठीक-ठाक है, कुछ ना कुछ तो कर ही ले जाऊँगा। तो वो प्रिपरेशन जब तुम्हारा ठीक-ठाक रहेगा ना मतलब जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे, तो उसमें सेल्फ डाउट धीरे-धीरे कम होते रहेगा। स्टार्टिंग में सेल्फ डाउट सबसे ज़्यादा होगा, फिर वो एक्स्पोनेंशियली डिके होता जाएगा। प्रिपरेशन तुम्हारा किस लेवल का है, कितने अच्छे से तुम डेडिकेटेड हो, उस पे डिपेंड करता है। अगर उतना डेडिकेटेड नहीं तो सेल्फ डाउट तुम्हें आएगा ही आएगा। तो धीरे-धीरे अगर मतलब सिलेबस कंप्लीट करते चलो, मतलब सेल्फ डाउट जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, थर्ड ईयर में स्टार्ट किया गेट का प्रिपरेशन, तो आ रहा है फिर भी पढ़ते रहो आगे। धीरे-धीरे 5-6 महीने में जैसे-जैसे सब सिलेबस कंप्लीट होगा ना, क्वेश्चन्स लगेंगे तुमसे, देख रहे हो हाँ, मेरे से हो रहा है क्वेश्चन, तो अपने आप कम होते आएगा। नहीं हो रहा है तो फिर धीरे तुमको अपने आप क्लिक करेगा कि मेरे को अपना पार्ट चेंज करना पड़ेगा या जो भी करना है। तो तुम्हें क्लियर दिख जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 हफ्ते में स्टार्ट किए, आज ही सेल्फ डाउट आने लगा तो अब मैं अब जाके कोडिंग करने लगा। अब नहीं मैं बिज़नेस खोलूँगा, अब स्टार्टअप करूँ। तो वो नहीं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 5 टू 6 मंथ दो पूरा फुल फ्लेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेट में ही दो, कैट करो या हायर स्टडीज़ करना है, हायर स्टडीज़ करो, जो भी है। फुल टाइम दो, 5 से 6 महीने दो, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम कर भी पाओगे। आप कॉलेज में किसी सोसाइटी या सेल में थे या रिकमेंड करते हैं बच्चों को?
ये जाना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लेगेशन सोसाइटी थी ना, ईल में। उसमें था। ईल में, हाँ, उसमें था मैं। बाकी तो यार कोई लिया ही नहीं मुझे ऐसा, मतलब मैं गया भी था इंटरव्यू देने, तो राजनीति चल रही थी उधर, तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं नहीं गया उधर। और हाँ, एक दो सोसाइटी रिकमेंड करता हूँ, ज्वाइन कर लो, थोड़ा सही रहेगा। और अभ्युदय-वभ्युदय जैसे वो होते हैं ना फेस्ट, काफ़ी ठीक-ठाक होते हैं, तो ज्वाइन जाना चाहिए उसमें, क्योंकि वही मैं बाद में वही चीज़ें याद आई, मैं सही कहूँ। उसके बाद तो जॉब बड़ा मोनोटोनस है यार, मैं तो देख लिया 2 साल से कर रहा हूँ। इवन अच्छे-अच्छे जॉब्स में भी लोग को मज़ा नहीं आता। ठीक है, सैलरी आ रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक लगेगा। कॉलेज वाला हमेशा अच्छा रहेगा मेमोरी। तो जॉइन कर लेना सोसाइटी, 1 या 2, बहुत नहीं, और साथ में पढ़ाई भी पैरेलल करते रहो। तो अगला सेगमेंट है लाइफ आफ्टर कॉलेज। सर ओएनजीसी वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा है, या पीएसयू में वर्क कल्चर क्या है? तो भैया ओएनजीसी में तो बहुत चिल है, मतलब ऐसा कुछ तो है ही नहीं, बहुत टाइम भी रहता है। बाकी पीसेस में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, लेकिन मैनेजेबल है वो चीज़। तो यही सब माइंड में था, इसीलिए मैं प्रिपरेशन भी रखा था। तो लाइफ तो इतना, मतलब उस टाइम मेरा ज़्यादा हेक्टिक रहता था कॉलेज टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी रहते थे, गेट एग्ज़ाम भी प्रिपेयर करना है गेट का। उससे कंपैरिज़न में अभी देखा जाए तो काफ़ी सही चल रहा है, मतलब टाइम खुद के टाइम पास जा रहा है, तुम जिम करो, घूमने जाओ, ऑफ़िस से आने के बाद सफिशिएंट टाइम रहता है, बुक्स पढ़ लो, कुछ भी करो। मतलब इवन मैं प्रिपेयर कर रहा था कि सोच रहा था आईएएस का प्रिपरेशन करूँ मैं, तो उस लाइन पे भी हूँ मैं, तो टाइम सफिशिएंट मिलेगा। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ठीक-ठाक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ-कुछ है जगह, पीएसयूज़ हैं, जैसे आईओसीएल हो गया, तो कुछ-कुछ लोग हैं मेरे फ्रेंड्स में, मार्केटिंग में है डिवीज़न में, तो थोड़ा वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे। तो मतलब अगर एज़ जनरल बात करें 80% नॉर्मल रहता है, 20% केसेज़ होते हैं जिसमें हाँ, वर्कलोड डिपार्टमेंट डिपेंडेंट, बॉस टू वेरी करता रहता है। सर ओएनजीसी पर्क्स क्या-क्या हैं? पर्क्स में आप क्या जानना चाहेंगे? मतलब सारे पर्क्स कि हाँ, सर। मेडिकल और ये? पर्क्स में देखो यार, सैलरी तुम्हें मतलब वो इसमें 2 ड्यूटी है ना, एक एक फील्ड वाली ड्यूटी है, एक ऑफिस ड्यूटी है। मेरी ऑफिस जी। ड्यूटी है, ऑफिस ड्यूटी चिल रहती है। फील्ड ड्यूटी में बहुत परेशान रहते हैं लोग, सैलरी ज़्यादा है उसमें ऑफिस वालों से, क्योंकि हार्श क्लाइमेट रहता है, ड्रिलिंग रिग्स हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा हम सोच के जाते हैं ना, बड़ी चमकदार ऑफिस होगी, वैसा नहीं रहेगा। जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए वेल एंड गुड है। जैसे मैं मेरा भी प्रोक्योरमेंट में है, टेंडर्स और ये सब मैं देखता हूँ, तो इसी में चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मेरा ऑफिस ड्यूटी है, तो मुझे तो ठीक है, ऑफिस मिला है अपना प्रॉपर, ठीक है। लेकिन ये हमेशा इमेज रखना कि ओएनजीसी का बहुत अच्छा इमेज है कि एकदम लेविश लाइफ होगी, वैसा नहीं। लेविश लाइफ होगी पैसे के मामले में, फैमिली एन्जॉय करेगी तुम्हें। तुम्हें जहाँ ड्यूटी करना है फील्ड में ना, अगर जा रहे हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ईडब्ल्यू हो, तो थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि ड्रिलिंग रिग्स पे काम करना, उतना अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं रहते हैं। वहाँ पे रिग्स मूव करती रहती हैं, ज़्यादा टेल होता रहता है। तो ये समझ करना। दूसरा, सैलरी के मामले ऑन एन एवरेज 1 लाख पर मंथ तुम्हें मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम बोनस और ये सब चीज़ें, लैपटॉप और ये सब जो मिलता है वो सब। ये तुम्हें इन हैंड मिल जाएगा 1 लाख। 1 लाख जो है ये तुम्हारी इन हैंड सैलरी है, प्लस इस 50,000 पर मंथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, पीएफ भी है, कुछ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो है तुम्हारा, तो ग्रॉस जोड़ोगे तो लगभग बहुत कितना हमारा 27 के आस-पास आता है, 27 लाख के आस-पास, ये है। दूसरा, लैपटॉप के लिए मिलता है 150 लाख, 150 1.5 लाख, तो ये 3 इयर्स के लिए मिलता है। 50,000 मोबाइल के लिए 2 इयर्स के लिए मिलता है। मेडिकल डिपेंडेंसी, जो मेडिकल है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे मेडिकली डिपेंडेंट है, वाइफ और बच्चे, इनका मेडिकल कवरेज अनलिमिटेड है। ब्रीफकेस अलाउंस 18,000 2 इयर्स के लिए। स्पेक्टिकल चश्मे के लिए 20,000 मिलता है 2 इयर्स के लिए। और क्या मिलता है यार? हाँ, इंश्योरेंस है तुम्हारा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम्हें कुछ ऑन स्पॉट हो जाता है, ऑन ड्यूटी कुछ होता है, तो तुम्हें ऑफशोर होता है ना, एक वो सुने होंगे 14 डेज़ ऑन ऑफ चलता है ओएनजीसी में। यस सर। जो ऑफशोर में पोस्टेड है और उनकी ऑन ड्यूटी कुछ होता है उन्हें, 2.5 करोड़ है, वो इंश्योरेंस है, फैमिली को दे दिया जाता है। अगर ऑन ड्यूटी नहीं हो, ऑफ ड्यूटी हो, जैसे ऑफ़िस में जा रहे हो, ऑफ़िस मतलब घर के ऑफ़िस के बाहर हो, घर पे हो, कुछ हो गया, बीमारी से हो गया कुछ, उसका 90 लैक्स या 1 करोड़ है, ऐसा। मतलब ऑन ड्यूटी अगर कुछ होता है तो ज़्यादा वो है अमाउंट, और ऑफ ड्यूटी है तो थोड़ा कम अमाउंट है। ये इंश्योरेंस सबसे बड़ा सिक्योर है, फैमिली सिक्योर रहती है, ये है। और भी कुछ चीज़ें हैं यार, हाँ, कार इंश्योरेंस जो है, मतलब अपनी जो कार लेते हो ना तुम, तो इंश्योरेंस मिलता है उसका। तो तुम इंश्योरेंस 25,000 तक का इंश्योरेंस कराओगे, तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी कार-वार है नहीं कॉलेज टाइम, उस समय हमको भी नहीं समझ में आता था। जब कार ले लोगे ना, तो इंश्योरेंस बड़ा वो चीज़ है, मतलब
रोड बिना इंश्योरेंस से चला नहीं पाओगे, इंश्योरेंस रिम्बर्स कर देती है सारा। और मेडिकल जितना भी तुम्हारा खर्चा आएगा वो तो रिम्बर्स कर ही देती है। ये चीज़ है। और अगर आप एक कन्वीनियंस अलाउंस होता है कि अपने ऑफ़िस से आने-जाने के लिए जो बाइक या कार है तुम्हारे पास, बाइक है तो 4000 एक्स्ट्रा सैलरी में ऐड कर लो पर मंथ, और कार है तो 12,000 एक्स्ट्रा ऐड कर लो। जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना कि 1 लाख सैलरी ऑन एंड पर मंथ है, उसमें ये अलाउंस ऐड है, ये कार वाला। बाकी कोई अलाउंस नहीं है, कार वाला ऐड है 12,000 पर। ये सारे बेनिफिट्स हैं। सर आपका कॉलेज का कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? फनी इंसिडेंट यार, फाइनल ईयर हमारा काफ़ी सही था। मतलब हम जैसे हमारा क्या था ना, रमन मोहन हॉस्टल था। उसमें हमें एकदम कॉर्नर वाला रूम दे दिया गया था 3-4 लोगों को, जो पढ़ने वाले लोग थे ना। उसमें मैं आ गया था, तो क्या होता था जब शाम में, ऐसे तो गर्मी रहती थी, तो शाम में होता था लाइट वाइट कट गई, लोग जाते थे, वोटिंग करते थे, तो वो वाला मोमेंट सबसे बेस्ट है। मतलब रमन मोहन एक तो स्पेशियस काफ़ी है। यस, काफ़ी बड़ा तो है। उसमें हम लोग थे, तो मतलब काफ़ी होता है ना कि शाम में 6 बजे के बाद निकल के पढ़ स एक तो अभी रिग्रेट नहीं रहा कि पढ़ा नहीं दिन से सुबह से। सुबह भर सब लोग पढ़ा है, ऐसा नहीं कोई नहीं पढ़ा है। सब पढ़ के 4-5 दोस्त का ग्रुप है, अब शाम में 6 बजे 7 बजे बाहर निकले हैं, अब फुल टाइम पास कर रहे हैं 2-3 घंटे, फिर डिनर करके ही वापस रूम पे जाना है। तो वो मोमेंट सबसे बेस्ट था, वो मेमोरेबल भी है क्योंकि वो ऐसा मिलता नहीं, तो बेस्ट था वो। सर दोस्त के जैसे साथ जितना टाइम बिताओगे ना यार, वो बेस्ट रहेगा तुम्हारा। वो उसके बाद वही मेमोरेबल रहा। बाकी तो फेस्ट-वेस्ट का ठीक है, वो भी अच्छा है। फेस्ट हम कंडक्ट नहीं कराए थे, तो इसलिए मैं बस पार्टिसिपेट ही किया था ना, गए थे एज़ अ ऑडियंस ही गए थे, तो इसलिए मेमोरेबल रही। सर जैसे आपका फाइनल ईयर में ही आ गया था अच्छा रैंक, तो 8th सेम में आप चिल होंगे कि मतलब तो सिक्योर हाँ, हो हाँ। गया है। तो सर आपने वो कैसे स्पेंड किया 3 सेम अपनी? आखिरी सेम में यार मैं, मतलब कॉलेज का पूरा-पूरा, तुम लोग प्रोफेसर के घर देखे हो? कॉलोनी जाके यस देखे हो सर। प्रोफेसर्स? उसमें फाइनल ईयर में जाके देखा था। क्योंकि 2 साल से कोविड में रह गए, तो घर पे गया नहीं था, तो मैं सारा कोना-कोना एक्सप्लोर किया। दोस्तों को तो पार्टी देते-देते अलग-अलग जाके देखा, तो वो भी देते रहा पार्टी अलग-अलग जगह। साथ में ये जब रैंक आती है, तो ये कोचिंग्स के कॉल भी आते हैं ना, फेलिसिटेशन यस सेरेमनी सर। होता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रहा था पीएसयूज़ का। उसमें भी फाइनल प्रोजेक्ट आ गया था, तो इससे करते वो मेरा बीता। लेकिन काफ़ी चिल बीता, लास्ट सेमेस्टर मेरा काफ़ी सही बीता। होता नहीं कि ज़्यादा ओवर वैल्यू कर रहे हैं लोग, इसे रैंक नहीं लाया तो क्या कर दिया तुमने? तो वो ठीक था, मतलब अच्छा तो लगता ही है। तो वो मोमेंट ऐसे मेरा बीता, मतलब घूम रहा हूँ हर जगह, दोस्तों से मिल रहा हूँ जिससे-जिससे नहीं मिला था बहुत दिन से। सबसे बात कर रहा हूँ, अलग-अलग दोस्तों के रूम पे जा रहा हूँ, फुल चिल आउट कर रहा हूँ। फिर थोड़ा 2-3 घंटा इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी चल रहा है। प्लस ट्रैवलिंग ज़्यादा था, कोचिंग के आना-जाना ये सब चीज़ें, इंटरव्यू के लिए आना-जाना, ये सब चीज़ें आ रही थी। सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस कोचिंग से की थी? कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ग्रुप डिस्कशन करना है, तो एक योरपीडिया यूट्यूब पे चैनल है, उसका कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन हेल्प करता है वो। मतलब ऐसे ग्रुप डिस्कशन मिलेगा नहीं ना, अगर जैसे तुम 4-5 दोस्त हो, तुम सभी का गेट में अच्छा लगा, सभी का इंटरव्यू है, तो आपस में ग्रुप डिस्कशन कर लोगे। क्या है ना, इंटरव्यू का एक फेज़ है ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, हर पीएसयूज़ में, मतलब मोस्ट ऑफ द पीएसयूज़ में। वो कर लिया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मेरे पास उस टाइम तो मेरे दोस्त में ज़्यादा किसी का हुआ नहीं था, तो मैं योरपीडिया पे हेल्प लिया था उससे, ग्रुप डिस्कशन के लिए। और जो बात है क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चंस की, तो अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छा है, तो मेबी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा आएगा। हमारा फाइनल प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं था, कॉन्फिडेंट भी नहीं था उसपे, तो उसपे जाने ही नहीं देता था। तो और बाकी टेक्निकल क्वेश्चंस जो है, मशीन्स और पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल के लिए बता रहा हूँ, इस पे थोड़ा कमांड रखो, वो पूछा ही जाएगा। सर एंड में आप अपने जूनियर को कोई एडवाइस देना चाहते हो? गेट जिसको करना है, इनफैक्ट मैं गेट स्पेसिफिक बताऊँगा क्योंकि वहीं पे मेरा सबसे अच्छा मतलब कमांड रहा है शुरू से। जिसको गेट करना है वो फर्स्ट ईयर से तो ये ना ही करे। इवन सेकंड ईयर से भी मैं कहूँगा, से 4th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो, प्लानिंग स्टार्ट कर दो। ये प्रिपरेशन नहीं, प्लानिंग की तुम्हें किस कोचिंग से पढ़ना है, कैसा तुम्हारा फ्लो रहेगा, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, किस मंथ तक कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीट के बाद पीवाईक्यू लगाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसी टाइम टेस्ट सीरीज़ देना है कि बाद में टेस्ट सीरीज़ देना है। प्लानिंग कर लो 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर से फुल फ्लेज स्टार्ट कर दो और अपना कॉलेज सेमेस्टर एग्ज़ाम है, उसपे भी थोड़ा-थोड़ा ध्यान देते रहो। परफॉर्मेंस उसमें भी ठीक-ठाक रखो, बिकॉज़ इट मैटर्स। हम लोग नॉर्मल कॉलेज से हैं, आईआईटी से टैग नहीं है हमारे पास कि सीजीपीए कम भी जाएगा। बहुत सी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये मैटर करता है, मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर तुम नॉर्मल कॉलेज से हो, तुम्हारा परसेंटेज ठीक-ठाक रहेगा। 8 के आस-पास रखोगे, नॉर्मल ठीक परफॉर्मेंस रहेगा। पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, बंदा ठीक-ठाक है, मेहनत करता है। शुरू से कभी भी गेट फर्स्ट ईयर से लोग हमारे हम इनफैक्ट हमारे बैच में थे, फर्स्ट ईयर से लोग कर रहे थे प्रिपरेशन। कोई मतलब होता नहीं है, फर्स्ट ईयर में तुम ही कॉलेज नया है,
चीज़ें तुम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, स्कूल में कुछ और था। तो फर्स्ट ईयर से एकदम ना करो प्रिपरेशन, मैं तो एकदम मना नहीं कर मतलब कहीं वो कॉलेज एन्जॉय करो उस टाइम, देखो कॉलेज को समझो, टीचर्स को समझो। अपने थर्ड ईयर फाइनल ईयर से सीनियर से पूछो कि कैसे उस टाइम मैनेज करता है, टाइम मिलता भी है, नहीं मिलता तो कैसे मैनेज कर जब फोर्थ सेमेस्टर आएगा प्लानिंग स्टार्ट कर दो, 1 सेमेस्टर लो पूरा अच्छे से और 1 दिन में प्लानिंग होता भी नहीं, इतना लंबा जर्नी है ना ये। 1 दिन में प्लानिंग होगा भी नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा। रिसोर्सेज़ ढूँढने में टाइम लगेगा, अच्छा रिसोर्सेज़ कौन है, रिव्यू लेते-लेते बहुत टाइम लग जाएगा। तब फिर 1 महीने बाद तुम अपना स्टार्ट करो प्रिपरेशन मतलब थर्ड ईयर से फुल फ्लेज। 1 साल में हो जाता है प्रिपरेशन, फिर फाइनल ईयर में रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ प्लस बाकी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है, वाइवा है, ये सब देते रहो। Okay, sir. Thank you for your time, sir.